ऐसी परिस्थितियां घर की बनी, मुझे प्राइवेट जॉब करना पड़ा। अभी तक मुझे ये कोई आइडिया नहीं था कि मैं पीजीटी की तरफ जा रहा हूँ। बस स्टेट दिया, हो गया, मतलब एक प्रोसेस फॉलो कर रहे थे। हो गया, प्रोसेस फॉलो कर रहा था, हो गया। मतलब ये कह सकते हैं कि भगवान कई बार जो हमारे साथ बुरा होता है वो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा होने के लिए होता है। मतलब अगर आप प्राइमरी में हो जाते तो शायद तब पीजीटी लेक्चरर होना नहीं हो पाता, थोड़ा मुश्किल होता। मेरा ये मानना है कि एक तरीके के 100 क्वेश्चन करने से अच्छा है कि 100 तरीके के एक क्वेश्चन, मतलब हर तरीके से एक क्वेश्चन करें। काफ़ी इंस्पायरिंग है सर आपकी स्टोरी, और इतने स्ट्रगल के बाद, और मुझे लगता है जितने लोग तैयारी कर रहे हैं TRE-4 या किसी भी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए वो सारे लोग इससे रिलेट कर पाएंगे। लगभग सबकी सिचुएशन इसके इर्द गिर्द होती है। एक सोशल प्रेशर भी लोग फेस कर रहे होते हैं कि भाई इतनी एज हो गई कि आपका अब क्या होगा, इसमें नहीं हुआ तो उसमें अब कैसे करोगे आप, ज़िंदगी कैसे आगे बढ़ने वाली है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स स्कॉलर, माई सेल्फ अनु कुशवाहा। तो स्कॉलर्स इंटरव्यू 5 में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज के इस इंटरव्यू में हमारे साथ हैं मिस्टर मृत्युंजय सिंह, जो TRE-2 के अंदर एज अ पीजीटी फिजिक्स लेक्चरर इन्होंने ज्वाइन किया है। तो आज के इस इंटरव्यू में हम लोग जानेंगे कि कैसे इन्होंने इस एग्ज़ाम को क्रैक किया है, कौन कौन से चैलेंजेज आते हैं, और आप सब लोग जो TRE-4 एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आप सब लोग इस TRE-4 एग्ज़ाम के अंदर सफलता हासिल कर सकें और फिजिक्स स्कॉलर स्वीट कॉर्नर में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप यहाँ पर आए। तो सर सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में एक शॉर्ट में अपना आप इंट्रोडक्शन दें और आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है, कौन कौन से चैलेंजेज आपने फेस किए और कैसे आपने इस एग्ज़ाम को क्रैक किया। सर सबसे पहले तो आपको थैंक यू कि मेरी सिलेक्शन के पीछे सबसे बड़ा हाथ तो आप ही का है, तो आप ही की वजह से पॉसिबल हो पाया है। और मैं सर मेरी सिलेक्शन की बात या स्ट्रगल की बात आप कह रहे हैं तो मैं बस इतना बताऊंगा कि मेरी जो है, मैं जो है इसके मतलब ज़रा सी मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मुझे पीजीटी एग्ज़ाम क्रैक करना है। मैं हमेशा से मेरा एक टारगेट रहा है कि मुझे प्राइमरी में जाना है। अच्छा। और उसी के लिए मैं जो भी पढ़ाई करता था कि बीएड हूँ, हाँ, तो मुझे प्राइमरी में निकालूंगा क्योंकि फिजिक्स में उतनी पकड़ नहीं थी मेरी फिजिक्स पर। मतलब पीजीटी आपका टारगेट नहीं, कभी नहीं था सर, बहुत था तो टीजीटी। अच्छा। बस पीजीटी मेरा टारगेट था ही नहीं, प्राइमरी के लिए फोकस था एकदम। ठीक है। लेकिन फिर बीच में कुछ ऐसी परिस्थितियां घर की बनी, मुझे प्राइवेट जॉब करना पड़ा। मैं CBSE बोर्ड में पढ़ाता था, 2 साल वहाँ पे भी पढ़ाया। फिर अचानक से जो है ये हुआ कि बिहार में अदर स्टेट वाले जो है एलिजिबल हो गए, मतलब फॉर्म भर सकते हैं। तो उसमें बहुत बड़ी TRE-1 में तो नहीं अलाउ था, तो TRE-2 में ऐसा हुआ। तो 80,000 के आसपास सर सीट थी प्राइमरी की। मैं जॉब छोड़ दिया अपने जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था, तो छोड़ के मैं सीधा आ गया तैयारी करने, घर पे आ गया। मैं बहुत दूर था घर से, 250 किलोमीटर दूर में प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था, तो वहाँ रह के पढ़ाता था। तो वो छोड़ के मैं आ गया घर गांव। वहाँ पे मैंने सर अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी प्राइमरी के लिए। लेकिन सर आप जानते ही होंगे TRE-2 में एग्ज़ाम के 6-7 दिन पहले जो है बीएड को बाहर कर दिया। बीएड को हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने बाहर कर दिया। तो लेकिन फॉर्म डाल चुके थे, पढ़ भी चुके थे, इसलिए अच्छा इसी बीच में सर स्टेट का फॉर्म भी आ गया था, बिहार स्टेट का। तो ये हुआ कि फॉर्म तो नहीं डालने वाले थे क्योंकि कोई नहीं डाल रहा था, मेरे जान पहचान अगल बगल कोई नहीं। मुझे लगा कि मैं क्या ही करूँ इसमें, क्या करूँगा, डाल के क्या होगा क्या नहीं। लेकिन लास्ट में मुझे ये हुआ कि डाल ही दीजिए, और डाल दिया उसमें फॉर्म। डाल के फिर मैं एग्ज़ाम देने चला गया। अररिया मेरा सेंटर था TRE-2 में, वहाँ से एग्ज़ाम दे के आया। पता चला उसके अगले दिन कि 5 तारीख से स्टेट का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा। ऑनलाइन एग्ज़ाम होता था सर। तो मेरा 13 तारीख को एग्ज़ाम पड़ा था सर, और सेंटर मेरा सिवान था, 250 किलोमीटर दूर। तो 10-12 दिन मेरे पास बचे हुए थे। अच्छा सर, मुझे ये चैलेंज मेरे सामने था कि 12 दिन में मुझे स्टेट क्लियर करना है, और 50% कट ऑफ था उसका, क्वालिफाइंग मार्क था 150 में 75 लाने थे। तो बस वही सर था कि आपका मैं पहले से ही मास्टर 1.0 बैच कंप्लीट कर रखा था, उसको पढ़ रखा था मैं, उसकी नोट्स
मतलब जब ये प्राइमरी की तैयारी में शुरू कर दिया था वहाँ से आने के बाद तो छूट गया था उसमें, बीच में मैं फिजिक्स से कोई कनेक्ट नहीं था, मतलब वो सब जीएस ये सब दिमाग में चल रहा था। वो नोट्स मेरा था सर मास्टर बैच 1.2 का, उसी नोट्स को मैंने 12 दिन में पूरा कंप्लीट किया और एग्ज़ाम दिया, हो गया मेरा मतलब ठीक ठाक 87 मार्क्स थे मेरे, हो गए सर उसमें स्टेट हो गया। फिर मुझे 2 महीने का समय मिला, मतलब इस तरह से आप प्राइमरी से अब पीजीटी आ गए टारगेट कर रहे हैं। पीजीटी की तरफ। हाँ। और अभी तक मुझे ये कोई आइडिया नहीं था कि मैं पीजीटी की तरफ जा रहा हूँ, बस स्टेट दिया हो गया, मतलब एक प्रोसेस फॉलो कर रहे हो थे गया, बस। प्रोसेस फॉलो कर रहा था, हो गया। अब जब जैसे ही स्टेट का रिजल्ट आया, अब मेरा क्वालिफाई हो गया, तो मुझे अब लगा कि नहीं, अब जो है 2 महीने बचे हैं और टीआरई 2 अनाउंस हो चुका था, क्योंकि उस समय टीआरई 1 की नियुक्ति पत्र गांधी मैदान में नीतीश कुमार जी दिए थे और वहीं पर ये बोले थे कि जो बची हुई सीट है उसको बहुत जल्द 1 महीने के अंदर उसकी वैकेंसी आएगी। तब ये दिमाग में उस वक्त आ चुका था कि अब मुझे इसी मौके को छोड़ना नहीं है। बस सर वही मैं उस समय सर 2 महीने का वो जो समय था वो सर मेरे लिए सबसे बेस्ट समय, मतलब बहुत अच्छा था। मैं पढ़ने में मज़ा भी आता था। मैंने फिर लाइब्रेरी भी ज्वाइन किया, घर पे बच्चे थे तो पढ़ नहीं पाता था तो लाइब्रेरी भी ज्वाइन किया, और इसमें सहयोग मेरी पत्नी, मेरे परिवार का भी था। पत्नी सुबह 2:30 बजे 2 बजे जगाती थी, चाय बना के देती थी, फिर मैं तो परिवार का बड़ा बहुत सहयोग रोल रहा इसमें, बहुत सपोर्ट था। तो हो गया सर, बस उसके बाद फिर पढ़ाई किया और हो गया, नौकरी लग गई। अब आपके सामने है जो है सर। बहुत बढ़िया है। तो आपकी ये जो यात्रा रही, मतलब बहुत ही अप डाउन करते करते आप पीजीटी में आके और आज लेक्चरर हो गए। प्राइमरी से सर स्टार्ट किया था और लेक्चरर हो गए। हाँ, मतलब ये कह सकते हैं कि भगवान कई बार जो हमारे साथ बुरा होता है वो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा होने के लिए होता है। मतलब अगर आप प्राइमरी में हो जाते तो शायद तब पीजीटी लेक्चरर होना नहीं हो पाता, थोड़ा मुश्किल होता। नहीं तो उस टाइम तो आपको बड़ा बुरा लगा होगा जब आप प्राइमरी से बाहर हुए थे और कि समझ में नहीं आ रहा था किस्मत कैसी है मेरी। हाँ, मुझे लगा था कि अब गवर्नमेंट जॉब मुझे नहीं मिलेगी। अच्छा। मैं कभी किसी और का फॉर्म ही नहीं डालता, मतलब एकदम डीमोटिवेटेड कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। कोई रास्ता नहीं है। लेकिन वो सर स्टेट का रिजल्ट मेरे लिए एकदम, क्योंकि सर रिजल्ट 13 को वो था, एग्जाम था, 20-22 को रिजल्ट आ गया था, 7-8 दिन के अंदर रिजल्ट आ गया था। उस टाइम बहुत तेजी से प्रोसेस हो रहे थे, तो रिजल्ट तो तुरंत, मतलब एग्जाम तुरंत रिजल्ट आ जाना, उस समय वही वो मेरे लिए जो है एकदम वो हो गया कि अभी ही करना है, मौका ही है मेरे पास। तो आप सब लोगों के लिए भी ये बहुत बड़ा एक मैसेज है, जैसा कि इन्होंने बोला कि प्राइमरी के लिए टारगेट कर रहे थे, वहाँ से बाहर कर दिए गए और फिर कोई रास्ता नहीं बचा, और इतनी सारी और जॉब भी जो प्राइवेट जॉब थी वो भी छोड़ चुके हैं। मतलब कहीं चारों तरफ अंधकार है, कहीं कोई रास्ता नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि अगर भगवान जो है एक दरवाजे बंद करता है तो कोई दूसरा दरवाज़ा खोल देता है। अब यही है कि हमें ये समझना पड़ता है, उस सिचुएशन में अपने आप को समझाना पड़ता है कि नहीं, ये जो भी कुछ चल रहा है ये किसी न किसी अच्छे उद्देश्य के लिए, ये अप डाउन्स जो ज़िंदगी में हमारे आते हैं उसका जीता जागता आपके सामने उदाहरण है। और आज पीजीटी लेक्चरर हैं, तो काफ़ी इंस्पायरिंग है सर आपकी स्टोरी, और इतने स्ट्रगल के बाद। और मुझे लगता है जितने लोग तैयारी कर रहे हैं टीआरई 4 या किसी भी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए, वो सारे लोग इससे रिलेट कर पाएंगे। लगभग सबकी सिचुएशन इसके इर्द गिर्द होती है। एक सोशल प्रेशर भी लोग फेस कर रहे होते हैं कि भाई इतनी एज हो गई कि आपका अब क्या होगा, इसमें नहीं हुआ तो उसमें अब कैसे करोगे आप, ज़िंदगी कैसे आगे बढ़ने वाली है। तो मुझे लगता है कि आप सब लोगों को कहीं ना कहीं इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि पढ़ाई और आपका जो काम है उससे किसी भी लेवल पर, किसी भी कंडीशन में आपको कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। आपके कंट्रोल में जो चीज़ है मुझे लगता है कि आपको वो करना चाहिए। जो चीज़ें कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच करके भी हम कुछ कर नहीं सकते, तो टाइम ही बर्बाद करना है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और मेरा ये पर्पज़ भी था कि सर के इंटरव्यू से कहीं ना कहीं मैं आप लोगों को ये भरोसा दिला पाऊँ कि आप देखिए जैसी परिस्थितियाँ आप लोग झेल रहे हैं उनसे कहीं ज़्यादा बुरी परिस्थिति में रहने के बावजूद भी आज आपके सामने ये एक पीजीटी फिजिक्स लेक्चरर की तरह के रूप में आपके सामने उपस्थित है। तो सर बाकी लोग जो लोग टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आपने जो तैयारी में जो चीज़ों को, जो टेक्निक्स का इस्तेमाल किया, जो आपको लगता है कि ये सीक्रेट्स थे जिनकी वजह से मैं सफल हो पाया हूँ, तो आप एक सीक्वेंस में जो क्वालिफाइंग आपका लैंग्वेज का पार्ट होता है, उसके बाद जो जनरल पार्ट है 40 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के हैं, तो एक सीक्वेंस में शॉर्ट में आप सभी लोगों को ये बताएं कि इन पोर्शंस को कैसे हम ये कम से कम टाइम में और एकदम रिलेवेंट कंटेंट को पढ़ करके सफलता हासिल कर सकते हैं। सर मैं अगर तैयारी की बात करूँ तो 3
मैं कहूँ पूरे एग्जाम को अगर डिवाइड करूँ तो 3 पार्ट में है। एक लैंग्वेज हो गया, एक जीएस हो गया और एक मेरा फिजिक्स हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो ये 30 मार्क्स लैंग्वेज क्वालिफाइंग होता है, 40 मार्क्स ये होता है आपका जीएस और 80 मार्क्स आपका सब्जेक्ट। सर मैं पहले लैंग्वेज पे आ जाऊँ, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें ऐसे हैं कि जो लैंग्वेज को लेके बहुत परेशान रहते हैं कि मेरा लैंग्वेज कैसे होगा, मैं क्वालिफाई हो भी पाऊंगा कि नहीं। तो सर इसके लिए मतलब अगर आपकी किस्मत ही एकदम खराब है तो ही नहीं हो पाता है। मतलब 100 में एक नहीं सर, 1000 में एक कोई होगा जो नहीं होगा तो नहीं होगा, अदरवाइज सभी हो जाएंगे। मैं अपना बता दूं, एक भी दिन लैंग्वेज नहीं पढ़ा था, सिंगल डे नहीं पढ़ा था। मेरा 30 में से 21 21 मार्क्स मेरे हैं लैंग्वेज में। तो सर और ऐसा कुछ नहीं उसमें पूछता कि बहुत ज़्यादा ग्रामर पूछे, बहुत ज़्यादा वो पूछे, सर कुछ नहीं। ये मेरे में तो ये पूछा गया था सर कि नाथ न जाने आंगन टेढ़ा, ये इसका क्या अर्थ मुहावरे में क्या ये सर अंधों में काना राजा या इस तरीके से। तो ये सर मुहावरे और वाक्य को करेक्ट करना ये सर बहुत बड़ी बात नहीं थी। मतलब ये सब कर ले जाएंगे सर। ये प्रेशर जो ले रहे हैं कि लैंग्वेज उसमें अपना समय दे रहे हैं सर, आप ध्यान दें इस बात का। ये मुझे नहीं लगता कि उनको बहुत समय उसमें लैंग्वेज में देने की ज़रूरत है। बिल्कुल नहीं दें। वो इतना आसान पूछा जाएगा कि वो 9 नंबर 9 नंबर तो आने ही आने हैं सर, कोई वो नहीं। दूसरे पार्ट पे आते हैं सर, और जीएस पे। जीएस में सर अगर आप एमएससी फिजिक्स हैं तो जो मैथ पूछा जाता है सर, उसके लिए आपको बहुत दिन रात एक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बहुत मन हो, फार्मूले आप देख लो एक बार, मैथ के नंबर सिस्टम, ये सारी चीज़ें जो होती हैं उसमें डेसिमल्स और ये क्या बोलते हैं उसको, अनुपात समानुपात, ये सारी चीज़ें, उन सब के क्वेश्चन एक बार देख सकते हो मन हो तो। अदरवाइज आप कर ले जाओगे, एमएससी फिजिक्स हैं आप तो, क्योंकि बीएससी तक आप मैथ पढ़े हैं तो आप कर ही ले जाओगे सर। बस बचता है, सबसे टफ होता है सर जीएस और करेंट अफेयर्स। तो लोग पागलों की तरह करंट अफेयर्स दिन रात एक पढ़ते हैं सर, और मैं भी वही किया। मैं भी सर किया था, वो भी पूरी स्पीडी रट लिया था, दृष्टि पढ़ लिया था, ऑनलाइन पूरे यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब करके सब पढ़ रहा था सर। बट एग्जाम में बैठने के बाद एक भी करंट अफेयर मुझे नहीं आ रहा था। केवल एक आ रहा था शायद, कोई वो था एक क्वेश्चन, मुझे याद नहीं है, वो एक क्वेश्चन मुझे करंट आ रहा था। बाकी 6 में से 6 या 7 पूछा गया था, मुझे एक भी नहीं आ रहा था, इतना पढ़ने के बाद करंट। तो मेरा ये सियोरिटी नहीं है सर, पढ़ लिए तो आप कर ही ले जाओगे। नहीं, उतना समय सर अगर मैं फिजिक्स में और दिया होता तो मैं और भी अच्छा कर लेता फिजिक्स में। तो मुझे लगता है सर करंट में भी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। बस हमको कुछ कर सकते हैं तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी में, क्योंकि वो सर फिक्स होता है। 1885 से लेकर 1947 तक पढ़ना है हमें, मॉडर्न हिस्ट्री। वो सर हमको कर लेना है, वो अच्छे से पढ़ लेना है, उसके लिए आप समय दीजिए। ज्योग्राफी की बेसिक चीज़ें, और आपको बिहार का ओरिएंटेड है तो बिहार की ज्योग्राफी आपको अच्छी से आनी चाहिए। और इसके लिए कौन से बुक्स वगैरह फॉलो कर रहे हैं, इसके लिए आप क्या सर मैं तो एक बुक थी मधुबन की, मधुबन की थी सर, बिहार की, मुझे याद नहीं आ रहा है, मधुबन ही थी सर, मुझे याद आ गया। तो वो बिहार ज्योग्राफी और हिस्ट्री के लिए वो था, बिहार स्पेशल जिसको कहते हैं। बिहार स्पेशल के लिए मैंने उसको फॉलो किया था, वही पढ़ के ही गया था मैं, बिहार की पूरी हिस्ट्री, जो बेसिक चीज़ें, बिहार की ज्योग्राफी। और बाकी बिहार करंट मैंने बहुत पढ़ा था, बताया ना मैं आपको, करंट बहुत पढ़ा था, मुझे आया कुछ भी नहीं वहाँ पे। मैथ मैंने पढ़ा नहीं था, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस मुझे लग रहे थे कि हो जाएंगे और हो भी गए वहाँ पे। जीएस मैंने पढ़ा था सर 1885 में, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा था। और ज्योग्राफी में सर मुझे जो समझ में आया, ऊपर की चीज़ें मैं थोड़ा बहुत पढ़ लिया कि हाँ ये ग्लोब है, ग्लोब से रिलेटेड चीज़ें कैसे, अच्छा देशांतर, ये सारी चीज़ें समझ लिया, थोड़ी बेसिक बातें सीख लिया था। इतने से मतलब मुझे लगा कि हाँ मैं कर ले जाऊंगा। मेरा टारगेट ये था सर कि मैं बस 20 से 25 तक मैं हो जाऊं जीएस में, बस 40 में जो है 20-25, बस इतना ही टारगेट था मेरा। बाकी मेरा फोकस था सर सब्जेक्ट पे, 80 में से मुझे मिनिमम 50 तो करने ही करने हैं, मतलब सही करने हैं 50। तो ये जो आपने ये जो 40 नंबर का जो पार्ट है पूरा, इसमें आप जैसे लोग क्या सजेस्ट करेंगे, बुक से ही पढ़ लें जैसा कि आपने नाम सजेस्ट किया, और भी बुक्स अगर कोई चैनल है सर, कोई चैनल जैसे फ्री यूट्यूब पे बहुत लोग पढ़ाते हैं, बिहार के टीचर्स हैं, अच्छे टीचर अच्छे कंटेंट देते हैं। तो अगर पॉसिबल हो सके तो किसी एक चैनल को फॉलो कर लें। अब ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारे चैनल्स को फॉलो कर रहे हैं, वो कुछ पढ़ा, ये डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। फॉलो करिए तो किसी एक चैनल को, अब उसको कनेक्ट हो पा रहे हैं, हाँ कनेक्ट हो पा रहे हैं, जिसकी वहाँ लैंग्वेज आपको समझ में आ रही है, बस उसी से कनेक्ट हो जाइए और पढ़ते जाइए।
तो ये कर सकते हैं आप सर। किसी तो आप मतलब जैसा कि सर ने बोला है, आप कोई बुक ले सकते हैं जैसे कि नाम सजेस्ट किया है, और इसके अलावा आप कोई ऑनलाइन देख लीजिए कोई चैनल जिससे आप कनेक्ट हो सकते हैं, जिनकी लैंग्वेज आपको अच्छी समझ में आ रही है, एक्सप्लेनेशन अच्छा आ जा रहा है, आप उनको फॉलो कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, जो आपके सिलेबस की बातें कर रहे हैं, है ना। तो ये आपका 40 जो है मार्क्स GS हो का गया। जी सर। अब आती है बात लास्ट फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स में सर, फिजिक्स में सर सभी लोग सर की पेड बैच पढ़ ही रहे हैं, तो नहीं ऐसा नहीं है, सारे लोग नहीं पढ़ते होंगे। हाँ, जो नहीं पढ़ते हैं सर मास्टर बैच 1.0 फॉलो कर ही रहे होंगे। हाँ। मुझे लगता है कि जो हैं जो पेड बैच में नहीं है तो मास्टर बैच 1.0 के मास्टर बैच 1.0 के बारे में बता दूं। हाँ। ये YouTube पे पूरा कंप्लीट फ्री बैच है। फिजिक्स स्कॉलर के चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट में स्क्रॉल करेंगे तो आपको मास्टर बैच 1.0 2.0 मिल जाएगा, या सीधे YouTube पर आप सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जरूरी है कि हर कोई बैच ही ज्वाइन करे। तो उस YouTube के इस मास्टर बैच 1.0 के अंदर कंप्लीट बिहार पीजीटी का जितना भी टॉपिक है वो तो है ही, उससे ज़्यादा और भी चीज़ें हैं। तो अगर आप बहुत सारे एग्जाम टारगेट कर रहे हैं तो आप पूरे बैच को फॉलो करिए। अदरवाइज इस बिहार स्पेसिफिक बात करें, आप अपने सिर्फ सिलेबस के टॉपिक को उस बैच से जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कोई कंपलसरी नहीं बैच और नहीं सर, कोई जरूरी नहीं सर। और मैं ये बोलता भी हूँ बैच के लॉन्चिंग के टाइम ये तो आप हमेशा सर कोई भी बैच स्टार्ट करने के पहले पूरी लिंक दे देते हैं आप, पहले ये आप पढ़ लीजिए, अगर नहीं आप बैच में नहीं जुड़ना चाहते तो ये आप पढ़ लीजिए, क्योंकि उससे ज्यादा कंटेंट। हाँ, उसमें मैंने बहुत समय दिया है और लगभग हर चीज कवर करी है। मैं अभी भी हमेशा ये बात बोलता हूँ कि आप उस बैच को फॉलो कर लेते हैं, वो कंप्लीट कर लिया, कोई बैच की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सपोज आप बाद में कनेक्ट हुए हैं, आपको वो चीजें आपने नहीं पढ़ी हैं, तो आप जैसे पेड बैच है तो वो बड़ा स्पेसिफिक होता है। जैसे रफ्तार बैच वो सर क्या फोकस होता है, वो एकदम फोकस है और बहुत कम टाइम में टू द पॉइंट चीजें हो जाती एग्जाम की सिर्फ वो बातें होंगी, कोई एडिशनल चीज नहीं होती उसमें। तो ऐसे में बैच का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। लेकिन अगर आपने मास्टर बैच कर लिया है और सफिशिएंट टाइम है तो उससे बेस्ट और कुछ भी नहीं है। और अगर आप पेड बैच करना चाहते हैं, आप जेन्युइन लाइव क्लास, आपको लग रहा है कि नहीं हमें लाइव क्लास करनी है, हम रिकॉर्डेड नहीं पढ़ पा रहे हैं, हमारा मोमेंटम नहीं बन रहा उस तरह से, तो फिर आपकी पेड बैचेस तो रखी हैं साथ में पैरेलल। तो जैसे इनका अपना जो बैच था रफ्तार बैच, पहला रफ्तार बैच, जिसमें 140 से ज्यादा लोग सेलेक्ट हुए उस बैच से। पूरे बिहार पीजीटी में एक बहुत ही एक हिस्ट्री रही अपने आप में ये। तो उसी रेफरेंस में अभी टीआरई 4 के लिए हमारा जो बैच है उसका नाम हमने चेंज नहीं किया, क्योंकि वो पॉजिटिव वाइब जो वहां से आई है उस बैच से, वो मैं चाहता था कि इस बैच में भी कंटिन्यू हो और आप सबको भी एक मोटिवेशन मिले। कहीं ना कहीं ये नाम का आप मीनिंग कभी कोशिश करेंगे कि रफ्तार 2.0 नाम क्यों है, रफ्तार 1 क्या था, कहीं ना कहीं आप उससे जरूर इंस्पायर होंगे और आपको लगेगा कि अगर सारे लोग सेलेक्ट हो सकते हैं उस बैच से, मात्र 2 महीने का बैच, तो फिर हम भी सिलेक्ट हो सकते हैं रफ्तार 2.2 में पढ़ के या मास्टर बैच 1.0 से करके, है ना। तो ठीक है, ये चीज आप कर सकते हैं। तो आपने मतलब मास्टर बैच 1.0 से हाँ, वो पहले से मैं पढ़ रखा था सर, क्योंकि मुझे जब मैं पढ़ा रहा था सर ना वहाँ पे मतलब कॉलेज स्कूल में, सीबीएसई स्कूल में, तो वो पढ़ने से सर मुझे मतलब पढ़ाने में आसानी होती थी, मैं चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा था, चीज़ों को समझ पा रहा था। तो इसलिए मुझे वो लगा कि ये, और एक तो मैं टीजीटी का फॉर्म भी डाला था। अच्छा। हाँ, तो मुझे पढ़ना था कि कहीं फिजिक्स से कोई यूट्यूब पे सर पूरा ढूंढ डालिए तो कहीं कोई अच्छे से मतलब सीक्वेंस से पढ़ाया नहीं, कोई मैकेनिक्स से एक लेक्चर है, तो कहीं थर्मोडायनेमिक्स, तो कहीं न्यूक्लियर फिजिक्स, ये कोई। तो ये जो मास्टर बैच 1.0 था वो मुझे टीजीटी जो मैं फॉर्म अप्लाई किया हूँ यूपी में उसके लिए, और मुझे पढ़ाने में बहुत हेल्प होती थी, मतलब कंटेंट मिलता है उसको पढ़ाने के पर्पस हाँ, से फॉलो किया। शुरुआत मेरी वहीं से हुई थी। अच्छा। पढ़ाने के में मुझे कंटेंट अच्छा मिल रहा था, चीज़ें एकदम एक्सप्लेन हो रही थी खूब, मतलब 11-12 वाले खूब अच्छी चीज़ें जो उनकी सिलेबस में ना भी रही उसको भी मैं सर पढ़ा दे रहा था उसमें, वो पढ़ के। तो वहाँ से चीज़ें एकदम पूरा कंप्लीट कर लिया था मैं उस बैच को, तो वो मुझे मेरे लिए वो था सर, बहुत हेल्पफुल था सर। उसके बाद रफ्तार बैच में जुड़ने के बाद फिर चीज़ें और आसान हो गई, फिर तो तेज़ी से चीज़ें कवर हो गई सर। सिलेबस में मैं बस इतना कहूँगा कि थियरी पे कमांड होना चाहिए। थियरी पे कमांड इन द सेंस सर कि आपको कोई भी क्वेश्चन देख के ये समझ में आ जाना चाहिए कि इसको छोड़ना है या इस पे ट्राई करना है। जैसे न्यूमेरिकल होता है तो आदमी ये कंफ्यूज होता है कि ये फार्मूला या इस प्रोसेस से जाएं, ये होगा कि नहीं होगा। अगर असमंजस है तो छोड़ दीजिए, टाइम बचा लीजिए। और नहीं तो अगर आप उस पर जा रहे हैं तो कोशिश करिए कि अगर 5 मिनट आपने दिया तो वो आपका रिजल्ट आपको मिल जाए उसका, ये तो आपका समय भी जाएगा और आंसर भी गलत हो जाएगा। तो बस ये तभी पॉसिबल है सर जब थियरी पे कमांड होगा, और थियरी पे सर कमांड मतलब अगर आप
करना है तो फिर आपको बहुत अच्छे से टाइम देना होगा सर फिजिक्स पे। और बस बाकी आप तो सर सब पढ़ा ही दिए हैं, कुछ बचा नहीं है पढ़ाने को। तो मेरा तो यही है सर कि अब वो 80 सब्जेक्ट है, 80 में 50+ अगर है, और इधर GS में 20+ है, तो आप सेफ जोन में है सर। ये मेरा है। मैं सर अपना बता दूं, मेरा 20 मार्क्स एग्जैक्ट है GS में और 53 मार्क्स है फिजिक्स में। टोटल 73 मार्क्स है मेरा आउट ऑफ 120, 120 में। और मेरी रैंक जो है वो 274 है सर। तो जनरल रैंक 274। तो मुझे लगता है अगर 73 मार्क्स पे इतनी अच्छी रैंक मिल सकती है तो इजली आप सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर 50+ और 20+ है सिलेक्शन में कोई डाउट नहीं, कोई डाउट रैंक नहीं। तो अलग चीज होगी, रैंक तो अलग सिलेक्शन चीज़ ही चाहिए, प्रायोरिटी तो वही है। रैंक का मतलब ये सर कि आप जो डिस्ट्रिक्ट चॉइस चूज किए हैं, फर्स्ट वो सेकंड आपको थर्ड, priority आपकी हाँ मिलेगी। वो रैंक अच्छा है तो आपको मिल जाएगा, नहीं अच्छा है तो फिर वो अपने से देंगे, कहीं दूसरी जगह भेजते हैं। बस अंतर यही होता है रैंक से, और कोई वो नहीं। सिलेक्शन तो होना ही है सर। तो बिल्कुल आप लोग इन बातों का ध्यान रखें, और जो जैसा इन्होंने हर चीज़ को आपको एक्सप्लेन किया है कैसे कैसे आपको चीज़ों को फॉलो करना है, तो ये चीज़ आप लोग भी फॉलो करें। और मुझे उम्मीद है कि इस बार का जो रफ्तार 2.0 का जो रिजल्ट है वो डेफिनेटली रफ्तार 1.0 से बहुत ही अच्छा होने वाला है। हमारे पास सफिशिएंट टाइम है और बहुत ही डिटेल में और बहुत ही आराम से चीज़ों को कवर कर रहे हैं। तो एक लास्ट सवाल सब पूछेंगे, बहुत सारे लोग ये पूछते रहते हैं, हमेशा परेशान दिखते हैं कि सर बैच तो पढ़ रहे हैं, बैच में जो थियरी पढ़ाई जा रही है, जो क्वेश्चन कराए वो तो हो जा रहा है, क्वेश्चन की और एडिशनल प्रैक्टिस कहाँ से करें सर, और इसकी क्या ज़रूरत आपको लगती है या नहीं? इस बारे में बिल्कुल। क्या? ये सर मेरा ये मानना है कि एक तरीके के 100 क्वेश्चन करने से अच्छा है कि 100 तरीके के एक एक क्वेश्चन, मतलब हर तरीके से एक एक क्वेश्चन करें हम। मतलब मेरा कहने का ये है कि हमने ये देखा है कि जैसे मैंने न्यूटन्स लॉ पे क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया, सर आप मार्केट में बहुत सारे प्रैक्टिस सेट है, तो इस न्यूटन्स के लॉ पे कम से कम 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। लेकिन वो करने का कोई मतलब नहीं है। मुझे ये लगता है कि आप हर टॉपिक पे क्वेश्चन सॉल्व करिए और कोशिश करिए कि प्रीवियस ईयर मैं सर बेस जो बनाना है वो हाँ प्रीवियस ईयर उस सर, रेंज के जो क्वेश्चन है, बस उसके बाहर नहीं जाइए सर। मतलब ये भी एक डिस्ट्रैक्शन है कि हाँ सर, बहुत सारे जो लोग हम देखते हैं सर कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है सर। मैंने देखा है अगल बगल भी लोगों को, मेरे फ्रेंड्स जो है वो लाया है, कोई कुछ लाया है, वो कह रहा है कि मैं आज 300 न्यूमेरिकल्स कर लिया, मैं 250 कर लिया, मैं 200 कर लिया। सर मैं परेशान हो जाता था इन चीज़ों से कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन सर फिर मुझे बाद में वो हुआ कि मैं केवल सर प्रीवियस ईयर ही करता था। मुझे लगता था कि बस प्रीवियस ईयर हो जाए, और वो प्रीवियस ईयर किसी भी स्टेट का हो, चाहे यूपी का, बिहार का, झारखंड, MP, राजस्थान, हरियाणा, कुछ भी हो। अगर वो PGT है, प्रीवियस ईयर है, तो मैं उसको अटेम्प्ट करूँगा। वो रिलेवेंट है। हाँ वो रिलेवेंट है, वो मैं करूँगा। वो मैं करता था, बस मैं यही, बाकी और एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन नहीं किया था और हो गया सर। और मुझे ये लगता है कि ये बेस्ट है सर, प्रीवियस ईयर से अच्छा कुछ भी नहीं है। जितना टाइम हो सके तो 2 बार इसको कर लें, प्रीवियस ईयर 2 बार 3 बार, रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो किसी भी तरह से मिस ना हो। अगर उतना सर कर लेते हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस और इधर उधर भटकने की जरूरत है। प्रीवियस ईयर पे 2 बार 3 बार आप करिए, कमांड बनाइए उस पर, वो हो ही जाएगा सर। तो इसका मतलब है कि आप सब लोगों को भी ये बात ध्यान रखना है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। हमने उसको सॉल्व भी कराया हुआ है, सारे क्वेश्चन को बैच के अंदर तो टॉपिक वाइज उसको हम डिस्कस करते ही हैं, बट पूरे ईयर वाइज भी हमने TRE 1, TRE 2, TRE 3 उसको सॉल्व कराया है। प्रीवियस ईयर को आप बहुत अच्छे तरीके से कवर करें। और इसके अलावा मुझे लगता है बैचेस के अंदर या जो भी मैंने क्लासेस कहीं पर भी पढ़ाई है, जब चैप्टर कोई भी होता है उसके टॉपिक का जब समरी और जो थियरी है वो एक्सप्लेन किया जाता है, तो साथ में कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन भी आते हैं हाँ टॉपिक सकते हैं, वो क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो ये मोर देन सफिशिएंट है। बाकी टेस्ट सीरीज में आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाती है, वहां से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इससे ज्यादा और करने की जरूरत नहीं है। अब आप लोग अगर समय आपको लग रहा है चीजें और हैं, आप बहुत सारा और प्रैक्टिस करना चाहते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बट ये इररिलेवेंट क्वेश्चन की जो मार्केट में जो चीजें अवेलेबल है वो कहीं कहीं बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन बहुत सर, बहुत है ना। और बहुत सारे टैलेंटेड लोग नहीं होते सर, नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो मेरे साथ के हुए हैं। हाँ, वो इररिलेवेंट मतलब क्वेश्चन के उसमें वो सर वही जो 250 लोग क्वेश्चन करते थे, हाँ, वो मतलब नहीं हो वो पाए। सुबह से शाम तक वो पढ़ते थे, शाम को आते थे, दिखाते थे कि मैंने ये लिखे 250 कर दिया, 200 कर और लिया, उसका इस एग्जाम से कोई लेना देना नहीं। सर कोई लेना नहीं, और रिजल्ट आया तो नहीं हुआ उनका सर, लिस्ट में नाम ही नहीं था उनका।
ठीक है, तो आप सब लोगों को आई होप कि जैसा उन्होंने बताया सर ने कि ये सारी चीज़ों का बहुत विशेष ध्यान रखना है। पार्ट वाइज भी इन्होंने बता दिया कि आपको लैंग्वेज में, जीएस पोर्शन में, फिजिक्स में किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो आई होप कि आज का ये इंटरव्यू आपकी इस पूरी तैयारी में, इस पूरी जर्नी में बहुत हेल्पफुल रहेगा। और नेक्स्ट टाइम हम और कोशिश करेंगे कि ऐसे और इंटरव्यूज़ आपके सामने लाएँ और आपको लगातार गाइड करते रहें। TRE 4 एग्ज़ाम को आप लोग अच्छे तरीके से प्रिपेयर करिए। सफिशिएंट टाइम आपको मिला हुआ है और मुझे उम्मीद है कि इस बार का रिजल्ट पिछले रिजल्ट से बहुत ज़्यादा बेहतरीन होगा। और हम लोगों ने प्लान किया हुआ है कि हम जल्द ही बिहार में आप लोगों से मिलेंगे और एक बढ़िया एक ग्रैंड पार्टी हम लोग अरेंज करेंगे, जैसा TRE 2 बिल्कुल में सर, है ना। TRE 2 में बहुत से लोग वेट कर रहे हैं। मिल नहीं पाया मैं वहाँ पे, तो मैं वहाँ पर आऊँगा और आप सारे लोग को भी वहाँ पर इन्वाइट किया जाएगा। ठीक है, तो आप सब लोग अच्छे से अपनी तैयारी करें और सिलेक्शन के बाद में आप लड्डू भेज सकते हैं ताकि फिजिक्स स्कॉलर स्वीट कॉर्नर का जो सपना है वो बिहार में भी पूरा हो सके। और ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू। आपके बेहतर भविष्य के लिए और आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना हम लोग करते हैं। आप जीवन में और अच्छा काम करें और सफलताएं हासिल करें और ऐसे ही बाकी लोगों को ऐसे मोटिवेट और इंस्पायर करते रहें। बेस्ट विशेष है सर, जो भी हैं तैयारी कर रहे हैं, बेस्ट विशेष है कि मैं चाहता हूँ आए हम सेलेक्ट होकर के यहाँ पर आए और इंटरव्यू दें और भी इंटरव्यू दें। बिल्कुल। तो ठीक है, मिलेंगे आप लोगों से अगले इंटरव्यू में। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए और